हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। मैं आशा करता हूं कि आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और ज़बरदस्त होंगे और अपनी तैयारी को बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। राम स्टडी IQ परिवार में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज अपन बात करेंगे कि अपन ने जो 10th क्लास की साइंस है उसमें 1 से लेकर 13 चैप्टर हैं। उनमें से अपने 4 चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं। तो उन 4 चैप्टरों में से जो बोर्ड एग्जाम हुई थी तो उनमें कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे, क्या अपन ने जो अभी तक पढ़ा, क्या अपने नोट्सों से सीधे सीधे क्वेश्चन आए थे कि नहीं आए थे, उन सभी की चर्चा करते हैं। पहले देखिए क्या है कि अपना कितने नंबर का पेपर होता है। 80 नंबर का पेपर होता है। पेपर कितने का होगा, सबसे पहले ये समझिए पेपर कितने का होगा। पेपर 80 नंबर का होगा, ठीक है। और 20 नंबर किसके होंगे, शतरंज के। किसके, शतरंज। ऐसे कुल मिलाकर 100 नंबर का क्या होता है, पूर्णांक होता है, पेपर होता है, ठीक है। इस 80 नंबर के में से सबसे पहले बात करें कि इसको 4 भागों में बांटा गया है। 25 नंबर का एक और 25 नंबर का एक फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड पार्ट है 25 नंबर का, और फोर्थ पार्ट है 5 नंबर का, ठीक है। देखो, जो 25 नंबर का मैटर आएगा तो अध्याय 1 से लेकर 4 तक, जो किसका भाग है, केमिस्ट्री का, केमिस्ट्री का पार्ट है। जो 1 से लेकर 4 चैप्टर है वो किसका भाग है, केमिस्ट्री का। सेकंड भाग है अध्याय 5 से लेकर 8 तक। कौन से चैप्टर, ये भाग है बायोलॉजी का, किसका, जीव विज्ञान का। अगला पार्ट है 25 नंबर का तीसरा अध्याय 9 से लेकर 12 तक, ये है फिजिक्स का। फिजिक्स मीन्स भौतिक विज्ञान। और ये अगला भाग है, ये है पर्यावरण का, जो आपका लास्ट चैप्टर है अध्याय 13, ये है। इस प्रकार से आपकी 10th की साइंस अलग अलग भागों में बटी हुई है, जो आगे 11th में चलकर क्या हो जाएगी, अलग अलग किताबें, इनकी अलग अलग बुक हो जाएंगी। तो अपन ने 25 नंबर का जो भाग नंबर अपना फर्स्ट है इसको कंप्लीट कर लिया है। इसके अपन ने नोट्स भी बना लिए हैं, इसको अच्छे से पढ़ भी लिया है। क्या अपन ने अभी तक एक भाग अपना 25% सिलेबस कंप्लीट हुआ है, उसमें से अपन क्या अपन अभी तक पढ़ रहे हैं, वो एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आए थे, कैसे पूछे गए हैं, और 25 के 25 नंबर क्या पेपर में पूछे ही जाएंगे, क्या पूछे गए थे, उन सब के बारे में चर्चा करते हैं। आपको याद रखना है 1 से 4 चैप्टर में 25 नंबर के क्वेश्चन पूछे ही जाएंगे। 2025-26 वाले एग्जाम में पिछला, उसमें इस पार्ट में से 11 नंबर का तो एक नंबर के क्वेश्चन पूछे गए हैं, और बाकी 14 नंबर का क्या हुआ है, थोड़े लॉन्ग नंबर बड़े क्वेश्चन पूछे गए हैं। इस प्रकार से पूछा गया है। ऐसे कम बत्ती हो सकता है कि यहाँ से 11 की जगह 9 नंबर का पूछ ले और यहाँ पर 16 नंबर का बड़ा पूछ ले, लेकिन कुल मिलाकर पूछा जाएगा पार्ट नंबर 1 से खंड नंबर कैसे पूछा जाएगा 1 से 4 चैप्टर में 25 नंबर का। तो सबसे पहले चर्चा करते हैं, देखते हैं कि 25 नंबर के कौन कौन से क्वेश्चन आए थे। 25 नंबर के कौन कौन से क्वेश्चन आए थे उनकी अपन चर्चा करते हैं, उनको समझते हैं। क्या अपन ने अभी तक पढ़ा वो अपने नोट्स से ऐसे के ऐसे क्वेश्चन आए थे क्या, क्योंकि ऐसा करने से आप में और हम में क्या आएगा, कॉन्फिडेंस आएगा कि वास्तव में अपन जो पढ़ रहे हैं वो अपने एग्जाम में क्वेश्चन आ रहा है। ये मेरे पास है आपका पेपर, 10th क्लास का पेपर है,
और इस पेपर में देखते हैं क्या आपके कौन सा पहला क्वेश्चन कौन सा आया है। इसमें क्वेश्चन खंड नंबर ए, खंड में ए में तो आपका देखते हैं खंड ए में एक क्वेश्चन आया है, क्वेश्चन नंबर 13, जो एक एक नंबर के क्वेश्चन पूछा जाता है। खंड नंबर क्या इसका क्वेश्चन है, देखो, बिना बुझा हुआ चूना का रासायनिक सूत्र है। क्वेश्चन क्या है, बिना बुझा हुआ चूना का रासायनिक सूत्र है, एक नंबर का क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर देखो ए में दिया गया है ऑप्शन नंबर CaO और B दिया गया है CaOH 2, ए B और C CaCO3 3 नंबर, और D दिया गया है CaHCO3, ये दिया गया है। तो इनमें से क्या बताना है, बिना बुझा हुआ चूना का सूत्र कैल्शियम ऑक्साइड, तो इनमें से आपको आंसर देना है। तो इसको बोलते हैं कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड, इसको बोलते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या बोलते हैं, कैल्शियम तब तक आप कमेंट बॉक्स में बताओ कि इसका आंसर क्या होगा। इसको बोलते हैं कैल्शियम कार्बोनेट और इसको बोलते हैं कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो इसका आंसर बताओ आप क्या होगा, कैल्शियम ऑक्साइड बिना बुझा हुआ चूना। क्या पूछ रहा है, बिना बुझा हुआ, तो बिना बुझा हुआ चूना क्या होगा कि जिसमें जल नहीं हो। इसमें तो क्या है H2O, कैल्शियम के साथ हाइड्रोक्साइड है, इसमें तो जल होगा तो बुझा हुआ होगा, ऐसे समझाया था आपको क्लास में। और जिसमें जल नहीं आएगा उसमें क्या होगा, बिना बुझा। तो इसका आंसर क्या होगा, कैल्शियम ऑक्साइड CaO। आप समझ गए, इसका ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए। दूसरा क्वेश्चन था इसी खंड का, क्वेश्चन नंबर 14, देखो, Fe प्लस H2O Fe3O4 प्लस H2O। उपरोक्त समीकरण में संतुलित समीकरण में Fe का गुणांक होगा, क्या है, उपरोक्त समीकरण में, उपरोक्त अभिक्रिया समीकरण में या अभिक्रिया में संतुलित समीकरण में Fe का गुणांक होगा। इसमें ऑप्शन नंबर ए दे रखा है 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन से 3। तब तक आप कमेंट बॉक्स में बताओ कि क्या होगा, ऑप्शन डी 4। तो इसको संतुलित करना है। मैंने आपको नोट्स में हेडिंग लगाई थी, रासायनिक अभिक्रियाओं को संतुलित करने का तरीका, और मैंने यही समीकरण आपको संतुलित करना भी सिखाया था।
तो इसमें बताओ कि किसका पूछ रहा है, Fe का पूछ रहा है फेरस। तो यहाँ देखो हाइड्रोजन कितना है 2, यहाँ हाइड्रोजन 2, यहाँ ऑक्सीजन 1, यहाँ 4, लेकिन इसने ऑक्सीजन का नहीं पूछा, किसका पूछा है Fe का। तो इसका Fe का पूछा है तो क्या होगी, देखो Fe यहाँ कितना है बताओ 3, यहाँ कितना है 1। तो मैंने सबसे पहले बताया था किसी भी रासायनिक समीकरण को संतुलित करने से पहले किस में लिखते हैं, बॉक्स में। किस में लिखते हैं, बॉक्स में। दूसरी क्या बात लिखवाई थी, किसी भी रासायनिक समीकरण में फिर क्या करते हैं, उसको सारणीबद्ध। क्या करते हैं, सारणीबद्ध। उसके बाद तीसरा बात लिखवाई थी कि सबसे पहले उस परमाणु संख्या को हल करेंगे, परमाणु क्रमांक को हल करेंगे जिसकी परमाणु क्रमांक क्या हो, अधिक हो। तो बताओ इसमें सबसे अधिक किसका है, यहाँ ऑक्सीजन 4 है, यहाँ ऑक्सीजन कितना है बताओ, यहाँ ऑक्सीजन 1 है। कितना है, 1। तो इसको 4 करने के लिए मैं यहाँ 4 लगाऊंगा, लेकिन यहाँ हाइड्रोजन 4 दूनी 8 हो गया, तो यहाँ भी 4 लगा दूंगा। यहाँ फेरस 3 है, तो यहाँ फेरस कितना लगाया, 3। तो यहाँ पर फेरस कितने लगाए, 3। तो मैंने किसका पूछ रहा है, फेरस। तो संतुलित करने के लिए मैंने इसका अभिकारक में क्या लगाया है, 3। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 3। आ गई बात आपको समझ में। ये ऐसे कैसे समीकरण आपको लिखवाई गई है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि ठंडे जल के साथ क्रिया करके, आपको ऐसे कैसे लिखाया है, ठंडे जल के साथ क्रिया करके। ये भी 1 नंबर का क्वेश्चन है, आप ऐड करते जाना। ये भी 1 नंबर का क्वेश्चन है, मैं यहाँ लिखता हूँ। क्या, पहला क्वेश्चन अपना 1 नंबर का, दूसरा भी है 1 नंबर का, यहाँ कर लिखता हूँ मैं 1 नंबर, फिर 1 नंबर। टोटल करेंगे ना कि आया कि नहीं अपने 25 का 25 नंबर का। ठंडे जल के साथ अभिक्रिया करके H2 गैस प्रस्तुत करने वाली धातु है। कौन कौन सी धातु, मैंने वो धातु लिखाई थी जो ठंडे जल के साथ क्रिया करते हैं। बताओ ठंडे जल के साथ कौन कौन सी है, और इसमें ऑप्शन देखता हूं मैं सीधा ए। कौन सा, सोडियम। दूसरा ऑप्शन है Ag सिल्वर, और तीसरा है Fe फेरस, या फिर अगला है कौन सा, Mn मैग्नीज। तो मैंने ठंडे जल के साथ अभिक्रिया करने वाली धातु आपको मैंने ट्रिक से भी बताया है और वैसे भी बताया है। तो ठंडे जल के साथ क्रिया करने वाली कौन कौन सी धातु है, H2 गैस प्रस्तुत करती है। कौन कौन सी 3 धातु लिखाई थी, सोडियम, पोटेशियम और कैल्शियम। तो इसमें कौन सी धातु आएगी, सोडियम। 1 नंबर का अपने नोट्स से भी ऐसे के ऐसे आया है। अगला क्वेश्चन है अभिक्रियाशीलता का सही घटता क्रम। देखो अभिक्रियाशीलता का सही घटता क्रम। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए, ये देखो इसमें है जिंक, मैग्नीज, फेरस, वह है मैग्नीशियम, जिंक, फेरस, से है जिंक, फेरस, मैग्नीशियम। द ऑप्शन आया था मैग्नीशियम, फेरस और जिंक। तो अभिक्रियाशीलता के आधार पर मैंने धातु लिखाई थी। सबसे अधिक कौन सी, मैग्नीशियम, फिर जिंक, फिर फेरस। कौन सी, फेरस। इसमें ऑप्शन नंबर कौन सा आएगा, ब। ऑप्शन नंबर क्या आएगा, ब। और एक और लिखाया था कि तन्यता के आधार पर, क्या, तन्यता का सही क्रम, तन्यता का सही क्रम कौन सा था, Au, Ag और कॉपर। ये था ना तांबा।
ये क्रम था, ये याद रखना, आपकी बार ये पूछा जाएगा। कितने नंबर हो गए अपना? 1 2 3 और 4, 4 नंबर हो गए। उसके आगे अपना क्वेश्चन आया था, क्वेश्चन नंबर कार्बोक्सिलिक अम्ल में उपस्थित प्रक्रियात्मक समूह है, कौन सा? कार्बोक्सिलिक पूछ रहा है। इसको 1 मिनट रब कर देता हूं, इसका डायग्राम बनाना है और फिर ये आपको ये समझ में आएगा। कार्बोक्सिलिक अम्ल पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है? कार्बोक्सिलिक अम्ल। कार्बोक्सिलिक अम्ल का सूत्र आपको तो पता ही है, COOH। क्या है? COOH। तो ऑप्शन नंबर ए, इसमें डायग्राम है COH डबल बॉन्ड O। बे ऑप्शन है C डबल बॉन्ड O। और अगला से ऑप्शन है CH O और अगला है OH। अब इसमें मेरे को बताओ, कार्बोक्सिलिक अम्ल में प्रक्रियात्मक समूह पूछ रहा है, तो इसको कैसे लिख सकते हैं अपन? देखो सबसे पहले इसको देखो, इसको तो OH को क्या बताया था? एल्कोहल। क्या है? एल्कोहल। लेकिन क्या पूछ रहा है ये? कार्बोक्सिलिक। ये भी नहीं है, ये भी गलत हो गया। इसमें क्या है? CHO, एल्डिहाइड समूह है। ये कौन सा है? CHO, एल्डिहाइड। तो ये भी नहीं हुआ, ये भी गलत हो गया। ये कौन सा है? CO। क्या कौन सा है? CO, कीटोन। कौन सा है? कीटोन समूह। तो ये भी गलत हो गया। तो ये देखो COOH, ये कौन सा है? कार्बोक्सिलिक। ये कौन सा है? कार्बोक्सिलिक। तो ये क्या हो गया? सही हो गया। ये 1 नंबर का क्वेश्चन और ऐड करो, ऐसे कैसे मैंने पढ़ाया है। अगला क्वेश्चन है, हाइड्रोजन की परमाणु संख्या है। हाइड्रोजन की परमाणु संख्या है, ऑप्शन नंबर ए 1, ऑप्शन नंबर 2 और ऑप्शन नंबर 6 में आया था 4 और ब में 6। तो हाइड्रोजन कितने? हाइड्रोजन तो 1 नंबर पे है, तो इसकी परमाणु संख्या कितनी होगी? 1। सबसे सिंपल क्वेश्चन। आप कहते हो ना सर तत्व कैसे याद करें? किसी का भी 30 तक तत्व याद करना है, किसी का भी पूछ सकता है। अगला क्वेश्चन आया था, क्वेश्चन नंबर 2 का 5 है। जलीय विलयन में HCl, कौन सा? जलीय विलयन में HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के वियोजन से प्राप्त ऋणायन का सूत्र है। बोलो इसमें से क्या है? ये HCl है, तो इसका क्या है? ऋणायन। इसमें हाइड्रोजन तो क्या है? H+ आयन। अम्ल में बताया था ना, जो जलीय विलयन में H+ आयन देते हैं, तो हाइड्रोजन तो क्या है? प्लस, और क्लोरीन क्या है? नेगेटिव। अब आप ही बताओ, इसमें धनायन कौन सा है, ऋणायन कौन सा है? तो ऋणायन का सूत्र क्या होगा? Cl-। खालिस्तान में क्या आएगा? Cl-। एक क्वेश्चन और ऐड करो, है ना। अगला क्वेश्चन है, नेटल ने अम्ल की उपस्थिति के कारण हम नेटल के डंक से दर्द और जलन का अनुभव करते हैं। मैंने ऐसे नोट लगवा के लिखवाया था कि नेटल नामक पौधा होता है और इसके विपरीत और डाक का पौधा होता है, जो दोनों विपरीत काम करते हैं। ये सबसे अच्छे उदासीनीकरण अभिक्रिया के उदाहरण है। ऐसा नोट्स में लिखवाया था, और उसमें एक अम्ल का नाम भी लिखाया था। आपको पदार्थ और अम्लों के नाम क्यों लिखवाए थे? इसीलिए लिखाए थे। तो उसमें 2 अम्ल लिखाए थे, तो चींटी का डंक और था एक मधुमक्खी और ततैया का डंक। चींटी का डंक में तो फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है, कौन सा? फॉर्मिक। और इसमें मेथेनोइक।
और मेथनोइक पाया जाता है मधुमक्खी के डंक में। तो चींटी का डंक भी क्या करता है, दर्द करता है, और मधुमक्खी का डंक भी क्या करता है, दर्द। लेकिन इन दोनों के अम्ल क्या है, अलग अलग। तो इनके ऑप्शन में दोनों ही ऑप्शन आएंगे। आप फॉर्मिक भी लिख सकते हो और आप मेथनोइक भी, गलत नहीं माना जाएगा। ठीक है, दोनों में से कोई सा भी एक लिख देना, दोनों ही सही है। अगला क्वेश्चन है, ये भी 1 नंबर का ऐड करो। अगला क्वेश्चन है ये जिंक हाँ, इसका 10वां नंबर, क्वेश्चन नंबर 2 का 10। देखो आपको मैं बताया था पहले, आप तो बस अच्छे से पढ़ते था हो। पूरा क्वेश्चन आपको इस पेपर का है जो आपके नोट्सों से फंसा दूंगा। देखो 10 नंबर का क्वेश्चन है, इसमें पूछ रहा है जिंक, क्वेश्चन दिया था सल्फ्यूरिक अम्ल। जिंक सल्फ्यूरिक अम्ल, जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन। ये समीकरण भी ऐसे कैसे लिखवाई हुई है। तो उपरोक्त सब समीकरण के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए। संतुलित रासायनिक समीकरण लिखनी है। तो जिंक का सूत्र क्या होता है, Zn। तनु सल्फ्यूरिक अम्ल या सल्फ्यूरिक अम्ल एक ही बात है, क्या है, H2SO4। तो जिंक सल्फेट, तो जिंक सल्फेट के साथ क्या बनेगा, जिंक का, तो जिंक सल्फेट का SO4 क्या होगा, SO4, और हाइड्रोजन गैस क्या निकल जाएगी, बाहर निकल जाएगी। समझ गए। और इसको संतुलित लिखना है, 2 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन, 4 सल्फेट 4, 1 जिंक 1, ये क्या हो गई, संतुलित। बोलोगे ऐसे कैसे लिखवाया है कि नहीं लिखवाया है। आगे देखो इसका अगला क्वेश्चन, सी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या है, ऐसे दिया था CaOH2 प्लस CO2, और इसकी जगह क्या आएगा, और H2O। अब आप ही बताओ ये समीकरण मैंने लिखवाई है कि नहीं है। इसी की जगह क्या आएगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaCO3 क्या आएगा। उपरोक्त समीकरण में X का रासायनिक सूत्र, इसकी जगह X लिख के आया है, X का रासायनिक सूत्र क्या है, CaCO3 कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। बोलो आपके क्वेश्चन ऐसे कैसे आया कि नहीं। सबसे अधिक तन्य धातु का नाम लिखिए। मैंने क्या बताया था, सबसे अधिक तन्यता कौन सी धातु में पाई जाती है, जिनको पीटने पर क्या किया जाता है, क्या और खींचने पर क्या किया जा सकता है, सबसे लंबा तार। कौन सी धातु का बताया था, सोना। कौन सी का, सोना, Au, इसको कहते हैं ओरम, ओरम भी कहते हैं, ये बताया है ना। उसके बाद आता है Ag, उसके बाद आता है Ag, Ag को कहते हैं अर्जेंटम या चांदी। उसके बाद कॉपर, तांबा, उसके बाद तांबा। लेकिन अपने घरों में मार्केट में सोने का तार भी नहीं मिलता और चांदी का भी, क्योंकि ये इनकी प्राइस ही इतनी अधिक हो जाएंगी आप, और हम खरीद ही नहीं सकते। तो हम उपयोग किसका करते हैं, सर्वाधिक उपयोग की बात करेगा तो किसका आएगा, कॉपर का। कौन सा, कॉपर का। ठीक है, एक क्वेश्चन ये और ऐड करो। अगला क्वेश्चन आया है खंड ब से 12 नंबर का क्वेश्चन। 2 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया था। ये तो सभी 1-1 नंबर के क्वेश्चन थे। 11, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 क्वेश्चन है 1-1 नंबर के। उसके आगे 12वां क्वेश्चन है खंड ब का, निष्कर्षण प्रकरण में जिंक सल्फाइड को क्या पूछ रहा है, जिंक सल्फाइड को ऑक्साइड में परिवर्तित किया जाता है। जिंक सल्फाइड को ऑक्सीजन
की उपस्थिति में किसमें, जिंक सल्फाइड, जिंक ऑक्साइड में किसमें परिवर्तित होगा, ये जिंक ऑक्साइड में, और सल्फर डाइऑक्साइड, और कौन सी, सल्फर डाई ऑक्साइड। ऐसे की ऐसी समीकरण लिखवाई हुई है। क्वेश्चन दोबारा से पढ़, ध्यान से सुनना। निष्कर्षण प्रक्रम में जिंक सल्फाइड को ऑक्साइड में क्यों परिवर्तित किया जाता है, इसका कारण लिखिए। क्योंकि समीकरण देखो, सबसे पहले जिंक ZnS प्लस ऑक्सीजन की उपस्थिति में इसको गर्म करेंगे तो क्या होगा, जिंक ऑक्साइड प्लस SO2 बाहर निकल जाएगा। इसको संतुलित करने के लिए यहाँ दो और यहाँ 3 और यहाँ 2, ये संतुलित हो गई। तो क्योंकि धातु के ऑक्साइड से धातु प्राप्त करना सल्फाइड की तुलना में अधिक आसान है। देखो, तो जिंक के साथ सल्फाइड इसको प्राप्त करना धातु की तुलना में धातु की तुलना में ऑक्साइड से क्या है, आसान। इसलिए जिंक सल्फाइड की जगह जिंक ऑक्साइड जुड़ जाएगा, और ये एस है, सल्फर है, जो ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके सल्फर डाइऑक्साइड गैस का निर्माण कर देगा। आपको ऐसे कैसे पढ़ाया हुआ है। अगला क्वेश्चन नोट लगवाकर आपको मैंने करवाया था, त्रिसह संयोजक बंध, वहां से क्वेश्चन पूछा गया है। बिंदु के रूप में संरचना, नाइट्रोजन अणु की इलेक्ट्रॉन बिंदु की संरचना, N2 अणु की बिंदु के रूप में आपको मैंने बताया है कि नाइट्रोजन के अंदर त्रिबंध पाया जाता है। कौन सा, त्रिबंध। ऐसे मैंने संरचना बनाई होगी, त्रिबंध पाया जाता है। देखो कैसे संरचना कैसे बनेगी, ये क्या है, नाइट्रोजन, ये संरचना बन रही है ना इसकी, ये क्या है, त्रिबंध, ये इनकी संयोजकता होती है। तो ये अपने अष्टक पूरा कैसे करेगा, देखने गोले में गिना 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इस गोले के अंदर इसके 8 इलेक्ट्रॉन है क्या, 1 2 3 4 5 6 7 8। इस गोले के अंदर इसके 8 है क्या, ये इसकी क्या हो गई, इसकी बिंदु संरचना। ये भी 2 नंबर का क्वेश्चन था और ये भी 2 नंबर का क्वेश्चन था। आ गई बात समझ में। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 16 ऐसे कैसे पूछा गया है। अगला 16 का कै, इसको रब कर देता हूं मैं। आपको समीकरण अभिक्रियाएं पढ़ाई थी 9 प्रकार की, उनमें से 16 के ए में तो पूछी गई है विस्थापन अभिक्रिया। देखो कैसे है विस्थापन अभिक्रिया, कैसे है, लेड प्लस CuCl2, यहां पूछा गया है प्लस कॉपर। इसका मतलब है यहां क्या बनेगा, देखो PbCl2, क्या बनेगा, PbCl2 और कॉपर धातु क्या हो गई, वार। तो इसमें ये बताया जाना, क्यों क्या बताया था, विस्थापन अभिक्रिया को याद करो कि इसमें कम क्रियाशील धातु अधिक क्रियाशील धातु कम क्रियाशील धातु को क्या कर देती है, विस्थापित कर देती है। यहाँ पर कॉपर धातु की तुलना में कौन सी धातु, लेड धातु क्या है, अधिक क्रियाशील धातु है। तो क्या बना देती है ये लेड क्लोराइड, क्या बना देती है, लेड क्लोराइड। ऐसे कैसे पढ़ाया हुआ है। अगला इसका सेकंड देखो, बी 16 का 2, ये क्वेश्चन आया था 3 नंबर का। कौन सा, उपरोक्त इसका रासायनिक सूत्र और नाम लिखिए। ये तो रासायनिक सूत्र तो क्या है, PbCl2 सोडियम क्लोराइड, इसका 1 नंबर। लेड क्लोराइड, इसका नाम लिखने पर भी 1 नंबर मिला है, ठीक है। और इसका अगला है समीकरण देखो, वियोजन अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया की विपरीत अभिक्रिया क्यों कहते हैं, कारण लिखिए। वियोजन अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया की विपरीत अभिक्रिया क्यों लिखते हैं, बताओ क्यों लिखते हैं। संयोजन और वियोजन आपको आसानी से पढ़ाया हुआ है। ये क्वेश्चन था 3 नंबर का, कितने नंबर का, 3 नंबर का। अगला देखो
क्वेश्चन नंबर 17, कौन सा? 17 का एक तो देखो इसमें पूछ रहा है कार्बन परमाणु में कौन सा परिवर्तन होने पर C-4 ऋणायन बनेगा। ऋणायन बनेगा। तो आपको मैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पढ़ाया था। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में क्या था? कार्बन का परमाणु क्रमांक कितना है? 6। और कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना होता है? कार्बन का 6 है, तो C बराबर 2 4 कितना होता है? हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन 6 नंबर पे होता है। तो ये क्या करता है? इसका जो बाहरी इलेक्ट्रॉन ऋणायन है, तो इसमें इसको अष्टक पूरा करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉनों की जरूरत पड़ती है? इसको 4 इलेक्ट्रॉनों की जरूरत पड़ती है। तो ये क्या कर लेता है? ये किसी से 4 इलेक्ट्रॉन ले लेता है उधार में। तो क्या कर लेता है? ये 4 इलेक्ट्रॉन अष्टक पूरा करने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन का क्या करता है? ग्रहण कर लेता है। तब इसकी संयोजकता क्या हो जाती है? 4 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा तो 2 और 4 की जगह 4 करेगा तो 8, इसकी यह संयोजकता हो जाएगी। तो ये 4 जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, तो कार्बन की संयोजकता इसी वजह से 4 लिखते हैं। तो इसके समीकरण को कैसे लिखेंगे? देखना C+4E और C 4 इलेक्ट्रॉन, देखो ना कार्बन अपना 4 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, तो इसको समीकरण को इसको ऐसे लिखते हैं। इसमें जब इसमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉनों की संख्या, अब इस पे टोटल की इसका तो कितना है? 6 है, और इसका टोटल कितना है? 10। तो अब इलेक्ट्रॉनों की संख्या 10 प्रोटॉनों की संख्या 6 से क्या है? अधिक। ये क्या है? 6 से अधिक है ना इसकी 10 की संख्या, तो इस पर 6 से 10 अधिक है। ये 6 है, पहले इसके कार्बन संख्या कितनी थी? इसमें 2 और 4, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 2s2 है ना, तो इसका 2 और 4 है तो 6 है, और यहाँ 4 इलेक्ट्रॉन ग्रहण के लिए तो 8 हो गया। 8 2 10 6 2 4 2 6। तो इसमें इससे कितने अधिक हैं? प्लस के 4, तो इसीलिए कार्बन के ऊपर माइनस का 4 आता है। समझ गया कि इसी वजह से ऋणायन है, क्योंकि जो लेता है उसके ऊपर का होता है ऋणावेशित, लेने वाले के ऊपर, और देने वाले के ऊपर आएगा धनावेशित। क्या आएगा? धनावेशित। अगला क्वेश्चन है 17 का सेकंड नंबर, 17 का सेकंड। आप तो बस पढ़ते जाओ, आपको जो बोला गया है क्लास में वो पढ़ते जाओ। इसका है सेकंड नंबर। सेकंड नंबर में पूछा गया है निम्नलिखित यौगिकों के नाम लिखिए, और ए दिया है, देखो C के साथ 2 हाइड्रोजन और 1 क्लोरीन। क्या? क्लोरीन। तो इसको कैसे लिख सकते हैं अपन? C के साथ CH3 CH2 CH2 Cl, ये लिख सकते हैं ना। तो इसमें क्या करेंगे? मेथ 1 और प्रोप क्या करेंगे? 3 नंबर का कार्बन श्रृंखला है ना, मेथ 1 प्रोप। तो 1 नंबर पे क्या जुड़ा हुआ है? Cl, तो 1 क्लोरो, क्या लिखेंगे? 1 क्लोरो मेथ 1 प्रोप, तो प्रोपेन, 1 क्लोरो प्रोपेन, ये इसका नाम, यौगिक का नाम हो गया। सेकंड नंबर देखो क्या है? बे में क्या दिया है? ये संरचना दे दी, इसी वजह से तो आपको संरचना और ये दोनों तरीके आपको सिखाया है। कुछ भी पूछ सकता है एग्जाम में, छोड़ना कुछ नहीं है। ये हाइड्रोजन है, ठीक है। तो इसको है इसको क्या लिख सकते हैं अपन? देखो CH3 तो CO समूह कौन सा है बोलो? इसको क्या लिखते हैं? एसीटोन या प्रोपेन। क्या है? प्रोपेनोन, एसीटोन या प्रोपेनोन। इसका क्या नाम है? एसीटोन या प्रोपेनोन। ये नाम भी ऐसे कैसे लिखवाया हुआ है? ये क्वेश्चन आया था 17 नंबर का, 3 नंबर का क्वेश्चन आया था।
और इसका जो अथवा का क्वेश्चन है वो भी ऐसे कि ऐसे आया था। किसी को देखो ना, कोई सा भी क्वेश्चन इसमें आया हो, अथवा में आया हो, सीधा सीधा आया हो, अपने पेपर से आया है। देखो पहला है इसका ए, अथवा का ए देखना, मैं डायरेक्ट लिखता हूं। एथेनोइक अम्ल, बताओ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करता है। समीकरण लिखना है। एथेनोइक अम्ल का क्या सूत्र बताया था? CH3, एथेनोइक अम्ल है ना, COOH, ये क्या है? एथेनोइक अम्ल। सोडियम हाइड्रोजन क्या है? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ये सूत्र लिखवाया था NaHCO3। खुद बोल रहा है, सिर्फ अपने को तो करना है। तो क्या होता है, अभिक्रिया क्या प्राप्त होगी? तो क्या प्राप्त होगी, देखो CH3 COONA और प्लस में क्या प्राप्त होगा? CO2 प्लस H2O। ये समीकरण ऐसे कैसे लिखवाई हुई है वह देखना। क्या है? एथेनोइक अम्ल को अम्लीय करते। एथेनोइक अम्ल क्या है? ये लिखवाया था CH3 CH2 और OH क्या है? एथेनोइक अम्ल। और इसको अम्लीकृत करते हैं किसकी उपस्थिति में? एक तो क्षारीय कर्त लिखवाया था, एक है अम्लीय कर्त। क्षारीय कर्त तो लिखाया था KMnO4 पोटेशियम परमैंगनेट, और अम्लीय कर्त ये पूछ रहा है क्या? अम्लीय कर्त, तो अम्लीय कर्त है K2 Cr2O7 पोटेशियम क्रोमेट ऑक्साइड, है ना। तो इसको क्या समीकरण बना था? देखो CH3 COOH मीथेन नोइक अम्ल, और इसमें क्या है? H2O। ये समीकरण भी ऐसे कैसे लिखवाई हुई है। अगला पूछा था इसका अथवा का से, सोडियम एथेनोइक अम्ल को एथेनोइक अम्ल का सूत्र यह है, सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है? क्षार NaOH को अभिक्रिया करवाएंगे तो क्या प्राप्त होगा? CH3 COO, देखो ना CH3 COO प्लस में H2O जल प्राप्त होगा। ये समीकरण भी ऐसे के ऐसे लिखवाई हुई है। अथवा का भी ऐसे के ऐसे ही अपने क्वेश्चन नोट से आए हैं। अगला क्वेश्चन देखो, 20 नंबर का क्वेश्चन देखो। दोनों क्वेश्चन ऐसे आए हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस के साथ अभिक्रिया, जल मिलाने के प्रभाव को समझाइए। देख पीओपी पूछा है, पीओपी, इसको मैं रब कर देता हूं, सब कुछ आपको नोट्स में लिखाया हुआ है। पी जल मिलाने के प्रभाव, देखो अपन क्या है? CaSO4.12H2O, ये क्या है? कैल्शियम सल्फेट अर्ध हाइड्रेट या हेमीहाइड्रेट। पीओपी का सूत्र है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का। प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र है, यदि हम इसमें डेढ़ अणु क्या 1:1/2 जल मिला देंगे तो क्या बन जाएंगे? जिप्सम CaSO4.2H2O, ये प्लास्टर बन गया, ये जिप्सम बन गया। लेकिन इसको वापस से गर्म करेंगे तो क्या हो जाएगा? ये वापस से उसमें परिवर्तित हो जाएगा, किसमें? कैल्शियम अर्ध हाइड्रेट में, कैल्शियम सल्फेट अर्ध हाइड्रेट में। जल की अभिक्रिया का रासायनिक समीकरण लिखिए। अपन जल के साथ अभिक्रिया करवाएंगे तो रासायनिक समीकरण आसानी से लिख सकते हैं, आपको पढ़ाया है। इसका और अथवा देखना, जलीय कॉपर सल्फेट और दोने का सोडा क्रिस्टल अणुओं में उपस्थित क्रिस्टलन के जल के आधार पर विभाजित कीजिए। देखो किसका सूत्र पूछा? जलीय कॉपर सल्फेट का। जलीय कॉपर सल्फेट का देखो CuSO4, इसका सूत्र लिखा था 5H2O। तो इसमें जल के अणु कितने हैं? 5। और दूसरा पूछ रहा है दोने का सोडा Na2CO3.10H2O, तो इसमें कितने जल के अणु हैं? 10। तो इसमें दोनों में अंतर नहीं कर सकते, इसमें 5 जल के अणु है, इसमें कितने जल के अणु है? 10। इसका देखो क्रिस्टल का जल क्या हो रहा था कि यदि अपन क्रिस्टल के जल को गर्म करेंगे, इसका सेकंड पूछ रहा है, तो क्या होगा?
गर्म करेंगे तो CuSO4 प्राप्त होगा और जल का अणु क्या हो जाएंगे, बाहर। देखो ना, अपन इसमें जल उपस्थित है, इसको गर्म करेंगे तो जल बाहर निकल जाएगा, जो पदार्थ है जो है लग जाएगा। और क्रिस्टल का रंग कैसा था, ये कैसा रंग का था, ये नीले रंग का। कैसा, नीले रंग से कैसे रंग में, भूरे रंग में। भूरे रंग में क्या हो जाएगा, परिवर्तित हो जाएगा। समझ गए, ये था 20 नंबर का क्वेश्चन और ये था 4 नंबर का। ये था 4 नंबर का क्वेश्चन आया था। दोनों अथवा के और ये दोनों ही अपने नोट्सों से आए थे। ठीक है, मैं आशा करता हूं कि आपको सब कुछ समझ में आया होगा। और ये देखो टोटल हो गए क्या, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 और 4 25। ये टोटल देखो 25 का 25 नंबर का आपको मैंने बताया है। 1 से 4 चैप्टर में 25 नंबर का अपने एग्जाम में आएगा और 25 नंबर का ही अपने एग्जाम में आया है। और आप देख सकते हो ये है, देख लो 70, कौन सा, परीक्षा माध्यमिक परीक्षा 2026। इसमें ऐसे के ऐसे अपने नोट्सों से क्वेश्चन पूछे गए हैं। इसी की बात नहीं कर रहा, पीछे भी जितने भी क्लासों में एग्जाम में पूछे गए हैं 2025 का 24 का, किसी को भी उठा लेना, अपने नोट्सों से कैसे कैसे क्वेश्चन मिले हैं। तो मैं आपको कहता हूं कि आप अब देर मत करिएगा, जो भी आपके पास समय है अपने नोट्सों को बार बार रिवाइज करिएगा, है ना, और अधिक से अधिक इनको फिर देगा। आपको मैंने बता दिया का पूरा पेपर यहीं से मैं 2027 का भी यहीं से दिखा दूंगा। और मिलते हैं अगला जो पार्ट होगा 25 नंबर का बायोलॉजी का, तो बायोलॉजी का भी मैं पूरा पेपर यहीं से दिखा दूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद। और देखो, जो इस क्लास को अभी लाइक नहीं किया वो लाइक करो, और जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करो। मैं आप लोगों के लिए इतनी मेहनत कर रहा हूं, आप ना तो इसको लाइक करते हो ना इसको शेयर करते हो। आप ही यदि लाइक शेयर नहीं करोगे और तो आपको बताऊं मैं नेक्स्ट क्लास से कैसे लाऊंगा, आपको मेरे को मोटिवेशन कहाँ से मिलेगा, आपके जो लाइक है उनसे मेरे को मोटिवेशन मिलता है। और आपको ये क्लास कैसी लगी और उसके आपने अपने सभी सुझाव अपने कमेंट बॉक्स में लिखना, जिससे मेरे को एनर्जी मिलती है। मैं सभी के कमेंट पढ़ूंगा और सभी के रिप्लाई देने की कोशिश पूरी करूंगा। थैंक यू, धन्यवाद।